अखिलेश जी का समाजवाद अवसरवादी समाजवाद है। मैनपुरी लोकसभा को समाजवाद नहीं, राम राज्य चाहिए। परिवार तो एक ही था, एक हो गया का मतलब क्या है? चाचा आ गया कह रहे हैं लोग, डर के मारे आ गया कह रहे हैं। ऐसा चाचा तो हमेशा साथी थे, समझ नहीं पाए भाजपाई। ये केवल एक उपचुनाव जीतने का सवाल नहीं है, ये समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाने का अवसर है। रामपुर से भी ऑफर देके जा रहा हूं मैं, लाओ अपने 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है, सरकार बना लो और मुख्यमंत्री बन जाओ। क्या डिप्टी सीएम बने घूम रहे हो? वो चाहते थे कि ये लड़ते रहे, हम राज करते रहे, यही तो चाहते थे जी। तो अब बौखलाए हैं, हम लोग मिल गए तो बौखलाए हैं। नमस्कार, टाइम्स नव भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद में आज बात होगी खासतौर पर मैनपुरी उपचुनाव की और सवाल कि वहां के कुनबे का समाजवाद बचेगा या फिर बीजेपी के दावे के मुताबिक वहां पर रामराज आएगा। योगी ने मैनपुरी के लिए पूरी ताकत झोंक दी है और दावा तो बीजेपी की ओर से यहां तक है कि यहां से यूपी में समाजवाद यानी समाजवादी पार्टी समाप्तवाद की ओर आगे बढ़ेगी। कल गुजरात में भी दूसरे दौर का मतदान है, कुल 93 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, तो वहीं यूपी में मैनपुरी, रामपुर और खतौली में उपचुनाव के तहत वोट डाले जाएंगे। मैनपुरी सीट मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई है और अब अखिलेश के सामने इस सीट पर पारिवारिक विरासत बचाने की चुनौती है। मैनपुरी में जीत हार अखिलेश के लिए आगे का राजनीतिक भविष्य तय करने वाला है, लेकिन इन सबके बीच ये जानना अहम है कि इस जीत हार के मायने क्या है। जाहिर सी बात है, जीतते हैं तो पारिवारिक विरासत कायम रहेगी, लेकिन अगर हारते हैं तो गढ़ गंवाने के साथ ही पूरे प्रदेश में समाप्ति का संदेश चला जाएगा। जीतते हैं तो यादव कुनबा और ज्यादा मजबूत होगा और अगर हारते हैं तो कुनबे में कलह और ज्यादा बढ़ सकती है। जीतते हैं तो प्रदेश में नई चुनावी ताकत मिलेगी और अगर हारते हैं तो आगे आने वाले चुनावों के लिए और ज्यादा कमजोर हो जाएगी। मैनपुरी का चुनाव कितना अहम है, आप इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि खुद योगी वहां पर रैली कर चुके हैं, तो अखिलेश यादव ने अपने पूरे परिवार को वहां से चुनावी मैदान में उतार दिया। योगी ने दावा कर दिया है कि मैनपुरी में रामराज आएगा, तो अखिलेश यादव यहां से समाजवाद की नई परिभाषा गढ़ने का दम भर चुके हैं। ये समाजवाद के जो अलग अलग ब्रांड हैं, वो एक खानदान में भी देखे जा सकते हैं। भाइयों बहनों, शिवपाल जी का जो समाजवाद है वह है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी ये लठैत समाजवाद है इनका। और अखिलेश जी का समाजवाद अवसरवादी समाजवाद है। मैनपुरी लोकसभा को समाजवाद नहीं, राम राज्य चाहिए। राम राज्य का मतलब जहां पर बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गरीब, हर नौजवान, हर किसान, हर महिला को, हर बहन बेटी को और समाज के प्रत्येक तबके को प्राप्त हो सके। समाजवादी पार्टी को जनता जिताने जा रही है और खासकर बीजेपी जब हारने लगती है, इसी तरह झूठ का सहारा लेती है, फरेब का सहारा लेती है, गुमराह करती है और प्रशासन की ताकत लगाती है। इन पुलिस के जवानों को कैसे पता ये पार्टी के नेता का घर है? ये बाहर से आई हुई फोर्स को कैसे पता? ये गांव ये बीजेपी के लोग लिख करके देते हैं, तब यहाँ के कप्तान, यहाँ के अधिकारी कहते हैं इस गांव में फोर्स लेकर के जाओ, लेकिन यहाँ की जनता सुनने वाली नहीं है। पुलिस के जो सिपाही है वो कुछ समाजवादी पार्टी के वोट मांग रहे हैं, अधिकारी आगे आगे चल रहा है, सिपाही बीजेपी कह रहे हैं अपना वोट डालते रहे। लेकिन इन सब के बीच आपको यह भी बता दें, राष्ट्रवाद में आगे बढ़ने से पहले कि बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार मैनपुरी में सिक्का बदल जाने वाला है और इसके पीछे वजहें हैं। बीजेपी के दावे का आधार क्या है वो भी आपके सामने रखते हैं। 2019 के चुनाव में मुलायम सिंह यादव सिर्फ 94,389 वोट से जीत पाए थे। उपचुनाव में डिम्पल यादव अभी तक जीत नहीं पाई हैं। वहीं कन्नौज उपचुनाव में एकमात्र जीत जरूर मिली, लेकिन वो निर्विरोध, यानी सामने कोई उम्मीदवार था नहीं। 2019 में कन्नौज में बीजेपी से हार मिली थी। रघुराज सिंह शाह के होने के नाते जातीय समीकरण पक्ष में होने का बीजेपी का दावा है और ये आधार उनके जीत के। ऐसे में आज के बड़े सवाल आपके सामने सबसे पहले रखते हैं। सवाल सबसे पहले ये कि मैनपुरी अखिलेश के लिए आजमगढ़ तो नहीं बनेगा।
सवाल यह भी कि मैनपुरी में बीजेपी की बिसात, क्या अखिलेश वहां पर मात खा जाएंगे या फिर जवाब देने की कोई रणनीति उनके पास है? अखिलेश जीतेंगे मैनपुरी या खो देंगे समाजवाद की धुरी? सवाल यह भी कि योगी का फॉर्मूला क्या मुलायम का किला फतह कर पाएगा? और सवाल यह भी कि मैनपुरी के चक्रव्यूह में क्या अखिलेश यादव फंस चुके हैं और जब चुनावी नतीजे आएंगे तो उस चक्रव्यूह को भेद कर बाहर निकलते हुए वो दिखाई दे पाएंगे या नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। राजकुमार भाटी जी जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अवधेश जी जुड़े हैं, हमारे साथ स्टूडियो में हैं, वरिष्ठ पत्रकार। डॉक्टर केबी त्रिपाठी हैं, नेता कांग्रेस। राकेश त्रिपाठी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सतीश प्रकाश जी हैं, हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। लेकिन सबसे पहले राजकुमार भाटी जी आपके पास आता हूं। बीजेपी की ओर से दावा किया गया है कि मैनपुरी से समाजवाद यूपी में समाप्तवाद की ओर आगे बढ़ेगा। राजकुमार भाटी जी, आवाज आ रही है आपको? देखो आपकी लाइट जली है। अब चलिए, राजकुमार भाटी जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, ये समाप्तवाद की बात क्यों आप लोग चाहते हैं कि यूपी में समाजवादी पार्टी समाप्त हो जाए? देखिए राकेश जी, इसमें भारतीय जनता पार्टी का योगदान कम और समाजवादी पार्टी का योगदान ज्यादा है। आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे हैं, जब उनको आवाज जुड़ जाएगी तो मेरा एक सवाल उन तक जरा पहुंचाइएगा कि कल जब गुजरात में इलेक्शन होने की बात हो रही है तो गुजरात में भी कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता केवल इतनी संख्या मात्र बता दे कि उनके कितने प्रत्याशी लड़ रहे, प्रत्याशियों के नाम तो छोड़ दीजिए। सच्चाई यह है कि समाजवादी पार्टी जब तक मुलायम सिंह यादव जी के हाथ में थी तब तक समाजवादी पार्टी का एक राष्ट्रीय पार्टी बनने की आकांक्षा थी और उस तरफ समाजवादी पार्टी लगातार बढ़ रही थी, अपने कदम बढ़ा रही थी। वो कर्नाटक में चुनाव लड़ रहे थे, वो बिहार में चुनाव लड़ते थे, मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ते थे और कुछ जगहों पर चुनाव परिणाम उनके पक्ष में भी आते थे। लेकिन जब से समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के हाथ में आई, जब से वो मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, 2014 का चुनाव, 2017 का चुनाव, 2019 का चुनाव, 2022 का चुनाव, उपचुनाव, निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, हर चुनाव दर चुनाव समाजवादी पार्टी पराजित हुई है। और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता आज पूरे टूटे हुए मनोबल के साथ है। और उसका कारण है समाजवादी पार्टी में जो कुछ भी है वो सैफई कुनबे को समर्पित कर दिया। यानी आजमगढ़ में उपचुनाव होगा तो धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ेंगे और मैनपुरी में उपचुनाव होगा तो डिंपल यादव जी चुनाव लड़ेंगे। सपा का कार्यकर्ता क्या जिंदाबाद मुर्दाबाद नारा लगाने के लिए है? और उसमें भी परिवार में भी मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, केवल इतने तक परिवार की कल्पना को सीमित कर दिया अखिलेश यादव जी ने। वरना धर्मेंद्र यादव जब चुनाव लड़ते हैं भाई तो उनको वोट मांगने के लिए उनके लिए नहीं जाते, उनके नामांकन में नहीं जाते। लेकिन मैनपुरी में जब पत्नी चुनाव लड़ती है तो घर घर जाकर के वोट की अपील कर रहे हैं। ये सारी बातें समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं। ये सवाल मेरा इसलिए भी था राकेश जी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मैनपुरी में भी रामराज्य आ जाएगा, तो यूपी में बाकी जगहों पर रामराज्य है लेकिन मैनपुरी में रामराज्य नहीं। अभी देखिए राकेश जी, जहां पर भी स्थानीय सांसद, स्थानीय जनप्रतिनिधि होते हैं तो उनसे जनता की अपनी एक अपेक्षा होती है। वो विकास के मुद्दे पर विशेष तौर पर ध्यान आकर्षित कराने का काम करते हैं। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद से हमने जैसे अलग अलग क्षेत्रों में विकास के कार्य करने हैं, वैसे मैनपुरी में भी विकास के कार्य किए हैं। लेकिन सांसद के तौर पर मैनपुरी के मुद्दे उठाने के लिए जो भूमिका होनी चाहिए, कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव जी के स्वास्थ्य के कारणों से वो भूमिका अच्छी नहीं हो पाई। और इसलिए हम अपेक्षा कर रहे हैं कि एक पूर्णकालिक सांसद वहां रघुराज साक्य, जो उसी जमीन के रहने वाले हैं, जब वो वहां पर से चुनाव जीत करके आएंगे तो मैनपुरी के मुद्दों को देश की सबसे बड़ी पंचायत में अटेंशन के साथ, ध्यान के साथ वो आकर्षित करने का काम करेंगे और निश्चित तौर पर मैनपुरी से लाभान्वित होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि रामराज्य जो बाकी उन क्षेत्रों तक पहुंचा है जहां भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई है, वो प्रभावी तौर पर वो मैनपुरी में भी पहुंचना आवश्यक है। और मैनपुरी में जो गुंडों को संरक्षण है जनप्रतिनिधियों का, जो वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि जीत करके सपा से आते हैं, वो जो गुंडों को संरक्षण देने का काम करते हैं, निश्चित तौर पर उस पर ही लगाम लगेगी कठोरता से। जबकि प्रयास अभी भी समाजवादी पार्टी कर रही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने गुंडों पर कठोरता से लगाम लगाई है। रघुराज साक्य के जीतने के बाद से गुंडों पर और प्रतिबंध लगेगा। ठीक है, लेकिन देखिए बड़ी दिलचस्प स्थिति हो रही है कि मैं 2 बार जाना चाहा, राजकुमार भाटी जी तक एक बार आवाज नहीं गई और एक बार आपके रामराज्य में उन तक बिजली गायब हो गई। लेकिन चलिए, इन सबके उलट राजकुमार भाटी जी जुड़े हुए हैं। राजकुमार भाटी जी, ये दावा है कि अब समाजवाद समाप्तवाद की ओर होगा और इसकी शुरुआत यूपी में मैनपुरी से होने वाली है। यहां से समाजवादी पार्टी का जो बचा खुचा अस्तित्व है वो समाप्त होगा, यह दावा भारतीय जनता पार्टी का। नहीं, दावे करने पे कोई पाबंदी नहीं है, ऐसा कोई कानून भी नहीं है कि इनके दावे को रोका जा सके। ये दावे करें, लेकिन इनकी पीड़ा क्या है राकेश जी की और इनकी पार्टी की पीड़ा क्या है? कभी इनकी पीड़ा ये होती है चाचा भतीजे एक क्यों नहीं है, परिवार एक क्यों नहीं है?
कभी इनकी पीड़ा ये होती है परिवार एक क्यों हो गया, अभी ना ये पीड़ा है कि पूरा परिवार चुनाव में क्यों लग रहा है, चुनाव की में वोट क्यों मांग रहे हैं। ये मतलब चाहते क्या है राकेश जी, ये बता दें। हम चुनाव, समाजवादी पार्टी मैनपुरी चुनाव बहुत भारी अंतर से चुनाव जीत रही है। जनता का अपार समर्थन, अपार प्यार, अपार आशीर्वाद हमें मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लोग दुखी हैं, लोग बदलाव चाहते हैं, लोग इन्हें हटाना चाहते हैं। रही बात रामराज की, तो एक मैनपुरी जीतने से बदलाव आ जाएगा, चाहते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि मैनपुरी जीतते बदलाव आ जाएगा, नहीं चाहते तो जो चुनाव अभी समाप्त हुआ उसमें मैंडेट दे दिए होते, योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। दोबारा चुनाव होने के बाद बहुत घटनाएं घट चुकी हैं पांडे जी। दोबारा चुनाव होने के बाद लोगों ने यह भी देखा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जिनका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी करके आए थे, वो रोज धंस रहे हैं, उनमें गड्ढे हो गए हैं। अभी 6 महीने नहीं हुए हैं उनका उद्घाटन हुए, उन पर गाड़ियां पलट रही हैं, लोग मर रहे हैं। लोगों ने यह भी देखा कि स्वास्थ्य मंत्री मीडिया के सामने आके बयान दे रहे हैं कि मेरे विभाग में उससे बिना पूछे ट्रांसफर कर दिए गए। लोग ये भी देख रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी में घोटाला हुआ है, और घोटाला किसने किया, जो सचिव मंत्री नहीं, वो फिर ये भी कह रहे हैं कि दरअसल ये इतनी मुश्किल जंग हो गई थी मैनपुरी की कि मुलायम सिंह यादव थे तो सिर्फ 94,000 के आसपास वोटों से जीते, डिंपल यादव कैसे जीतेंगी, इसीलिए परिवार एकजुट हो गया है। डिंपल यादव उससे ज्यादा अंतर से जीतेंगे, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं, तो मुलायम सिंह यादव से बड़ी नेता है डिंपल यादव। माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान के बाद ये चर्चा हो रही है कि रामराज समाजवाद, इन्हें मैं राकेश त्रिपाठी जी अध्ययन करें, और माननीय योगी आदित्यनाथ तो अध्ययन करते नहीं है, खैर वो तो एक मठ के मठाधीश हैं। समाजवाद राम तुलसीदास जी की रामचरितमानस उठा के भारतीय जनता पार्टी के मित्र पढ़ेंगे तो उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि बयूर न कर काहुसन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। यानी विषमता खोने का नाम रामराज है, गैर बराबरी खत्म करने का, और यही समाजवाद है। केवल शब्दों का हेरफेर है, केवल परिभाषा का अंतर है। सब नर करें परस्पर प्रीति, चलिए ये बड़ी अच्छी बातचीत है। मैं जब डिबेट ओपन करूंगा तो जरूर इस पर बातचीत करूंगा कि अब बाकायदा राकेश त्रिपाठी जी देखिए रामायण की लाइनें सुनाई जा रही हैं, और मेरा सवाल आगे आपसे राजकुमार भाटी जी ये भी होगा, आप कह रहे हैं बड़ी जीत मिलेगी, तो क्या डिंपल यादव मुलायम सिंह यादव से बड़ी नेता हैं? ये सवाल आगे आपसे रहेगा। लेकिन अवधेश जी, ये जंग आप कैसे देख रहे हैं? बड़ी दिलचस्प है। मुलायम सिंह यादव 94,000 वोटों से जीते, मैनपुरी वाकई प्रतिष्ठा का सवाल है, इसीलिए पूरा यादव परिवार एकजुट होकर, जो शिवपाल यादव अलग अलग थे, बिखरे हुए थे, नाराजगी इतनी ज्यादा थी, अलग गुट बन चुका था, वो साथ आ गए हैं, चाचा भतीजा साथ साथ दिखाई दे रहे। देखिए, ये केवल प्रतिष्ठा का प्रश्न तो छोटा शब्द हो जाएगा, अखिलेश यादव के लिए समाजवादी पार्टी की जीवन रक्षा का प्रश्न है ये। अब वो हमारे मित्र राजकुमार भाटी इसको जैसे भी देखें ये, और साथ साथ जो समाजवादी पार्टी के वोटों का आधार है, जिसमें यादव हैं, जिसमें मुसलमान है, जिसमें कुछ दूसरी जातियां हैं, और सारा एंटी बीजेपी वोट, एंटी मोदी योगी वोट जो पिछली बार इन ब्लॉक समाजवादी पार्टी के पक्ष में गया था कि इस बार जरूर योगी आदित्यनाथ जोगी को हरा देंगे, उन सब को बचाए रखने का प्रश्न है, क्योंकि उन सब में बिखराव है। क्योंकि जब 4 चुनाव हार गए, पिछली बार तो ऐसा लग रहा था कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री बन ही गए पूरे वातावरण में, मैं स्वयं यूपी में था। तो अब इस समय जो एक निराशा है कि भाई इतनी होने के बावजूद समाजवादी पार्टी नहीं जीत रही है, और उसके बाद उपचुनाव में आपने देख लिया है, रामपुर का उपचुनाव देख लिया है, और एक गढ़ कहा जाता है आजमगढ़ का उपचुनाव परिणाम आपने देख लिया है। तो उसके बाद तो इस समय अब अगर ये चुनाव, उसमें भी उन्होंने अपनी पत्नी को खड़ा किया हुआ है, अगर इस चुनाव में डिंपल यादव की पराजय हो जाती है, चाहे जितनी वोट नहीं, और वो भी तब खड़ा किया है जब पिछली बार उन्होंने कहा था कि अब उनके परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, इस प्रकार के वक्तव्य राजनीति में आते हैं। मैं कह रहा हूं कि परिवार को खड़ा किया है। अगर ये इसमें वो हार गए तो केवल समाजवादी पार्टी नहीं, फिर तो ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि अब उत्तर प्रदेश में माने उस यादव, उस परिवार के मूल क्षेत्र में उस परिवार को भी लोग नकार रहे हैं। तो उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक व्यापक बिखराव आ सकता है, और फिर भारतीय जनता पार्टी, जैसे कांग्रेस लंबे समय तक इनविंसिबल रही, भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की स्थिति नहीं रहेगी। इसीलिए अखिलेश यादव के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए यह सामान्य चुनाव नहीं है। मैंने पहले भी टीवी पर कहा था कि अखिलेश यादव को
किसी वरिष्ठ समाजवादी नेता जिसके की समझ हो, विचार की समझ हो, जिसको देख के लगे कि नहीं किसी एक आदमी को मुलायम सिंह की जगह उनको खड़ा करना चाहिए था। मैंने 10 बार इस बात को बोला, लिखा भी था। अब उसकी जगह उन्होंने पत्नी को खड़ा कर दिया। देखिए, अभी से पहले मैनपुरी के लोग बता रहे हैं कि इस प्रकार का चुनाव प्रचार अभियान कभी मैनपुरी में देखा नहीं गया। ठीक। अब मुलायम सिंह यादव जब खड़े हुए तो उन्होंने कहा यह मेरा अंतिम चुनाव है। उन्होंने सभाएं दूसरी की नहीं, लेकिन चूंकि मुलायम सिंह यादव के नरेंद्र मोदी के इतने अच्छे मतलब एक ठीक है, ये अभूतपूर्व चुनाव प्रचार है। अरे पूरा सुन लो। हो गया था कि बीजेपी का कोई बड़ा नेता वहां चुनाव प्रचार करने मुलायम सिंह यादव के खिलाफ नहीं गया था, कोई नहीं गया था। इस बार सभी जा रहे हैं। इसीलिए कह रहा हूं कि मैनपुरी का चुनाव जो है वो एक छोटा लोकसभा उपचुनाव नहीं है। ये उत्तर प्रदेश में भविष्य की राजनीति का आधार बिंदु, और इसीलिए आज हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। उदेश जी, आपने बहुत स्थिति स्पष्ट कर दी। पॉइंट नोट करते रहिएगा राजकुमार भाटी जी, क्योंकि जब मैं डिबेट ओपन करूंगा तो इन सारे बातों का जवाब एक साथ मैं आपसे लूंगा। लेकिन डॉक्टर केबी त्रिपाठी, एक बात बताइए, एक बार तो 2 लड़कों का दम दिखा था, इस बार चलो गठबंधन नहीं, गठबंधन टूटा भी, लेकिन बैकडोर से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आपको लगता है ये रणनीति काम आएगी? देखिए, ये रणनीति राकेश पांडे जी, ये नहीं है कि ये रणनीति काम आएगी या नहीं आएगी, लेकिन इस चुनाव को अगर जो देखें, जैसा अभी भाटी वो कहा अवधेश जी ने कि ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चुनाव लड़ रही है वो भी पूरे देश के सामने आ रहा है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार और पूरी केंद्र की सरकार मैनपुरी में चुनाव लड़ रही है, क्योंकि ये डरे हुए लोग हैं। नहीं तो अवधेश जी ने जो कहा, महत्वपूर्ण चुनाव तो समाजवादी पार्टी के लिए है, क्योंकि उन्हें अपनी साख बचानी है, पारिवारिक जो बिखराव था उसे बचाना है। आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है कि आप लोग बैकडोर से सपोर्ट कर रहे हैं? हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कम से कम लोकतंत्र में यह दिखाई दे रहा है कि लोकतंत्र का गला घोंटने की कोशिश किस तरह से राकेश त्रिपाठी जी की सरकार कर रही है। क्या कर रही भारतीय जनता पार्टी? सारी प्रदेश की एजेंसियां, वहां पर पूरी तरह से प्रशासन को भारतीय जनता पार्टी एजेंसी बना के लगा दिया गया है। आप देखें, वहां पे 30-30, 40-40 सरकार के मंत्री काम कर रहे हैं। वहां पे प्रशासन को जिस तरह से वहां पे फोर्स का दुरुपयोग हो रहा है। तो प्रचार कर रहे हैं ना, प्रचार करना मना है क्या? अगर सरकार में 40 मंत्री कहीं जाकर एक भाजपा के कार्यकर्ता के तौर पर प्रचार करना चाहे तो मना है क्या? भाजपा के कार्यकर्ता के तौर पर जाके प्रचार करना चाहें तो पांडे जी बिल्कुल भी मना नहीं है, लेकिन राकेश जी की पार्टी वहां पे पार्टी पदाधिकारी के रूप में नहीं, सरकार के पदाधिकारी के रूप में प्रचार कर रही है, जो पूरे देश को दिखाई दे रहा है। सेंट्रल की एजेंसियां आप वहां पे इन्वॉल्व कर रहे हैं, कम से कम ये पूरे देश को दिखाई दे रहा है। नहीं, ये आरोप बड़ा पुराना है और मैं इस पर राकेश जी से भी जवाब लूंगा, लेकिन एक टिप्पणी सतीश प्रकाश जी से, उसके बाद मैं डिबेट ओपन करता हूं। सतीश प्रकाश जी, इस तरीके से ये जो आरोप प्रत्यारोप है ये बहुत पुराने की एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दीजिए। क्या बाद में जो नतीजा आएगा उसके लिए स्कोप निकाला जा रहा है, आपको लगता है ऐसा? नहीं, देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि पूरे भारत में जो माहौल बना है 2014 के बाद में, तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, लोगों का विश्वास उन संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर से कहीं ना कहीं घटा है। उसमें चुनाव आयोग भी है, उसमें सीबीआई भी है, उसमें ईडी भी है, उनका दुरुपयोग है, इसमें कहीं कोई जा नहीं। देखिए, ये चुनाव जो नहीं तो ये विश्वास 2014 के बाद घट गया। नहीं, 100% ये सच है, ये सच है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। देखिए, इसी चुनाव आयोग ने गुजरात में चुनाव का परिणाम कब आएगा उसकी डेट बाद में पहले डिक्लेयर करी और चुनाव की डेट बाद। नहीं, थोड़ा सा बात नहीं, सतीश प्रकाश जी, सतीश प्रकाश जी, क्या ये पहले चुनाव आयोग ने कह दिया था कि भाई हम तारीख तो बाद में बताएंगे, लेकिन ये बता देते हैं कि नतीजा 8 तारीख को आएगा, ऐसी घोषणा हुई थी क्या? आजाद भारत में नहीं, आप गलत कोट मत किया करिए ना सर, सुनिए, गलत कोट मत किया करिए। क्या चुनाव आयोग ने यह कहा था कि गुजरात चुनाव की तारीखें हम बाद में बताएंगे, पहले नतीजे की तारीख बता देते हैं, वो है 8 दिसंबर। तो सुनिए ना, ये आजाद भारत में पहली बार हुआ है कि चुनाव किस डेट में होंगे ये बाद में बताएंगे। चुनाव आयोग ने कब ऐसा कहा है भाई? चुनाव आयोग जिम्मेवार संस्था है। अब आप चुनाव हार जाइए तो चुनाव आयोग, आप प्रोफेसर हैं सतीश जी, सतीश भाई आप प्रोफेसर हो, आप चंदू खाने की गप लेकर के राष्ट्रीय टेलीविजन पर बैठते हैं, कैसे बात कर रहे हो आप? सुनिए, देखिए, इसी चुनाव आयोग को लेकर के है ना, ईवीएम को लेकर के मैंने धर्म ग्रंथ तो लिखा नहीं, बीजेपी के लोगों ने उसके ऊपर बाकायदा एक जीवन साहब ने किताब लिखी है
और उस जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसके ऊपर सबसे पहले सवाल। अरे ये सब बहुत पुराना रोना है, आप सुनिए, बहुत पुराना रोना है। ईवीएम की बात आप अभी से करने लगे, वोटिंग भी नहीं हुई, ये बहुत पुराना रोना है। हो रहा तो हो रहा है। नहीं, आप सुनिए ना, देखिए मेरे को जो बात कहनी है, मैनपुरी का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात मैं यहाँ जरूर ऐड कर दूं कि जहां मैनपुरी के तमाम वो साथी जो कहीं ना कहीं प्रो बीजेपी हैं, उनके अंदर एक नई चर्चा को जन्म दिया है, क्योंकि योगी जी भी उत्तराखंड से निकल करके आते हैं और जो डिंपल यादव जी हैं उनका मूल स्थान भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड है। और वहां पे जो ठाकुर जाति के लोग हैं उनके बीच में इस बात को लेकर के चर्चा है कि हमने बहुत लंबे समय तक योगी जी को वोट दिया, इस बार एक नया ट्रेंड निकल के आ रहा है। नहीं क्या मतलब, ये बिल्कुल अवधेश जी ने सही बातें कही। आप व्हाट्सएप की बातें, सोशल जो ग्रुप्स हैं उनकी बातें, आप टेलीविजन चैनल पर डिबेट में बैठकर राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पर आपने शुरू कर दी, कोई तर्क नहीं इसमें, कोई तर्क नहीं। मैं डिबेट ओपन करता हूं, ठीक है। राकेश त्रिपाठी जी, आपको लगता है पहले से बहाने तलाशे जा रहे हैं, एजेंसियों का दुरुपयोग, ईवीएम की बातचीत, गलत कोट करना चुनाव आयोग को? आप सुनिए, देखिए मैं गलत कोट नहीं कर रहा, अरे गलत कोट किया आपने। चुनाव आयोग ने कभी नहीं कहा कि गुजरात चुनाव के नतीजे 8 को आएंगे, चुनाव की तारीख हम बाद में बताएंगे, ये कभी चुनाव आयोग ने नहीं कहा। आपने गलत कोट किया है। देखिए पिछली बार सुनिए, अवधेश जी ने ये कहा कि मुलायम सिंह यादव जी इसलिए जीते क्योंकि इंटरनल पैक्ट था बीजेपी के साथ। ये शब्द मैंने प्रयोग नहीं किया है। उनको जीतने का मौका दिया। ठीक है सतीश प्रकाश जी, आपने गलत कोट करना शुरू कर दिया, यहीं पर अवधेश जी ने खंडन भी कर दिया। चलिए मुझे डिबेट ओपन करने दीजिए, ठीक है। राकेश त्रिपाठी जी। इंटरनल पैक्ट मैंने कब कहा? नहीं, देखिए जब ये बातें कही जाने लगी कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, पुलिस प्रशासन वहां पर प्रताड़ित करने का काम कर रहा है, इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है, मीडिया पक्षपात कर रहा है, जब ये सारी बातें कही जाए ना तो उत्तर प्रदेश का वोटर समझ जाता है कि ये सारी बातें हार संभावित देख करके उसकी पेशबंदी में की जा रही है। हार के कारण पहले से ही गिनाना प्रारंभ किया जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, क्योंकि इसी प्रकार के स्वर, इसी प्रकार के सुर 2017 के चुनाव परिणाम से भी पहले इन्होंने लेना शुरू किया था, 2019 के चुनाव परिणाम से पहले लेना शुरू किया था, 2022 में भी ऐसा ही कहा था। ऐसे ही जब कहेंगे तब समझ लीजिए साफ साफ कि परिणाम क्या होने वाला है। मैं जो कह रहा हूं कि मैनपुरी में भाजपा जीतेगी, उसके पीछे एक ट्रैक रिकॉर्ड है, उसका एक आधार है 2014 के लोकसभा के प्रॉपर चुनाव और उसके बाद 2014 में ही उपचुनाव हुआ था जब मुलायम सिंह ने अपनी सीट खाली की थी। इन दोनों ही चुनावों में समाजवादी पार्टी 3 लाख के ज्यादा अंतर से भारतीय जनता पार्टी से जीती थी। लेकिन जब 2019 का चुनाव हुआ, जब बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी वहां मंच पर जाकर के मुलायम सिंह जी के लिए वोट की अपील करने गई, डिंपल जी ने बाकायदा मायावती जी के पैर भी छुए थे कि कैसे दलित वोट, जाटो वोट उनको मिल जाए। ये सारे प्रयासों के बावजूद समाजवादी पार्टी के वोट परसेंटेज में 10.71% की गिरावट हुई है। और ये आंकड़े जुबानी नहीं है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर देख लीजिएगा। और भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता प्रेम सिंह साक्य ने 11% की बढ़त हासिल की थी और जो अंतर था जो 3.5 लाख का था वो घट करके महज 94,000 का हो गया था। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक वातावरण है और ये मुलायम सिंह जी का अंतिम चुनाव ऐसा मान करके बार बार उन्होंने अपील की थी कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। लोगों ने मुलायम सिंह जी को वोट कर दिया था, वरना नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी के प्रति लोगों के अंदर भावनाओं का ऐसा ज्वार है कि इस बार मैनपुरी में पूरी तरह से इनका किला ढहने जा रहा है। और यही एहसास करके अखिलेश यादव हर गली गली, घर घर जाकर के हाथ जोड़ करके वोट की अपील की है, क्योंकि आजमगढ़ में वोट मांगने नहीं गए, मैनपुर से पहले रामपुर में वोट मांगने नहीं गए, अभी भी खतौली में और रामपुर में वोट मांगने नहीं गए, रामपुर में केवल 2 घंटे के लिए वोट मांगने गए हैं। इससे पता चल रहा है कि समाजवादी पार्टी परेशान है, हताश हो गई है और इसीलिए पेशबंदी में तरह तरह के तर्क गढ़ने का काम कर रही है। ठीक है भाटी जी, जवाब इसलिए भी क्योंकि वाकई अखिलेश यादव घर घर जाने के लिए मजबूर हो गए। उपलब्धियों के आधार पर वाकई ऐसा लगता है जो बीजेपी का दावा है कि योगी के फॉर्मूले ने घेर लिया है अखिलेश यादव को। पूरा यादव कुनबा एकजुट है, किसी तरीके से यह सीट बच जाए, वरना पार्टी आगे कैसे चुनाव लड़ेगी, परिवार कैसे बचेगा, यह पहला सवाल। प्रदेश तो ठीक है, नहीं तो आगे से हम ये किए करेंगे कि राकेश त्रिपाठी जी और इनकी पार्टी के दफ्तर में आके इनसे पूछ लिया करेंगे कि जी हमें प्रोग्राम बना के दे दो, कहां कहां हमें वोट मांगने जाना है, कहां कहां नहीं जाना, वरना हम वोट मांगने जाएंगे तो इन्हें आपत्ति होगी, वोट मांगने नहीं जाएंगे तो आपत्ति होगी। तो आगे से इनसे पूछ लिया करें, नंबर 1 बात। दूसरी बात, आपके शो में जो भी आरोप लगाए गए हैं, एक एक आरोप प्रत्यक्ष प्रमाणतः सिद्ध है। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की सरकार ने यादव पुलिस अधिकारियों की सूची बनाकर उनका ट्रांसफर किया, ये पूरी मीडिया में खबर आई है। दूसरी बात, नहीं तो मीडिया में यह भी खबर थी भाटी साहब एक जमाने में
कि गिन गिन कर कहां पुलिस अधिकारी यादव नियुक्त किए जा रहे थे। वो दौर भी उत्तर प्रदेश में देखा गया है। राकेश त्रिपाठी जी को तो आप बेकार परेशान करते हैं इस ठंड में। आप ही बहुत है जवाब देने के लिए, तर्क करने के लिए, जब आप इतना बढ़िया तर्क रख रहे हैं। नहीं राजकुमार भाटी जी व्यक्तिगत क्यों आते हैं? अगर आपने कोई बात कही और बतौर एंकर मुझे वो बात गलत लगेगी या उसका कोई काउंटर है या मुझे लगता है कि किसी और मुद्दे पर सवाल पूछा जाना चाहिए, तो मैंने उस पर सवाल पूछ दिया तो आपको दिक्कत हो गई। पर्सनल कमेंट करने लगते हैं और फिर मैं पर्सनल कमेंट करूंगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। आप सवाल नहीं पूछ रहे। बिल्कुल ये सवाल था, बिल्कुल ये सवाल था। अगर आपने कहा कि यादव, अगर आपने ये कहा तो एक वक्त क्या राकेश त्रिपाठी जी ये दौर नहीं था? और ये सवाल पर इन्हें मिर्ची क्यों लगी राकेश त्रिपाठी जी कि यादव अधिकारियों की नहीं, ये वास्तविकता थी, ये वास्तविकता थी। अरे भाई, उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव क्यों बर्खास्त किए गए? आपके समय में 5 भर्ती आयोग क्यों बर्खास्त किए गए? क्योंकि एक से एक जाति विशेष के लोगों को आपने तैनात करने का काम किया था, नियुक्तियां देने का काम किया था, ट्रांसफर में, पोस्टिंग में, हर जगह पर आप जाति विशेष के लोगों को बढ़ावा देते थे और जाति विशेष में भी क्षेत्र विशेष के लोगों को बढ़ावा देते थे। यानी इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, सैफई का है तो सबसे ज्यादा उसको प्रायोरिटी देने का काम करेंगे। और इसलिए आज समाजवादी पार्टी को जनता ने खारिज किया है। यह कोई आरोप नहीं है, सच्चाई है राजकुमार भाटी जी। और इसीलिए आज भी आप जब भी आकलन करते हैं उसको जाति के आधार पर करते हैं। अभी सतीश प्रकाश जी भी कह रहे थे कि वहां पर डिंपल यादव जी ठाकुर उनको मान रहे हैं। अरे भाई, ये ठाकुर मान करके, यादव मान करके ये चुनाव कितने दिन पुराने हुए। अब मुद्दे पर बात करिए, विकास के एजेंडे पर बात करिए, प्रत्याशी की छवि पर बात करिए, संगठन की नीतियों पर बात करिए, आपके कार्यक्रमों पर बात करिए, आपके उम्मीदवार की छवि पर बात करिए और इसके आधार पर चुनाव होता है। और इसीलिए चुनाव आप लगातार हार रहे हैं क्योंकि आप तो हमेशा कितने बाभन, कितने बनिया, कितने ठाकुर, कितने यादव, कितने जाटव, कितने मुस्लिम, यही जोड़कर समीकरण बनाते रहे। ये सारे समीकरण पिट गए हैं। अब जनता वोट क्या कर रही है? विकास के मुद्दों के आधार पर। भाटी जी जवाब भाटी जी को काउंटर इनका तो दे सकेगा, हमारे जीवन स्तर को ठीक कर सकेगा। नहीं, ऐसा काउंटर करने का कोई फायदा है कि ये भी बोलते रहे और आप भी बोलते रहे और मैं भी बोलता रहूं? आपने जब मुझसे प्रश्न पूछा, मेरी आपत्ति ये है, आपको आपने कहा मैं बतौर एंकर टोकूंगा, तो जब राकेश त्रिपाठी बोलते हैं आपके अंदर से एंकरशिप गायब हो जाती है। नहीं, ये आपके देखने का नजरिया है, आपका चश्मा अलग हो जाता है। राकेश त्रिपाठी जी से मैंने पहले ही सवाल किया था कि क्या मैनपुरी में रामराज्य नहीं है, बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में रामराज्य है? यह कौन सी परिभाषा है? लेकिन दिक्कत आप लोगों की है कि जब बीजेपी से सवाल पूछे तो सवाल आपको नजर नहीं आता है। यह सबसे पहले मैंने सवाल किया था, लेकिन दिक्कत यह कि पहले आपको आवाज नहीं पहुंची, फिर आपके यहां लाइट चली जा रही है, फिर आप सोच समझ ठीक से नहीं पा रहे हैं। मैं ये उम्मीद करूंगा कि जितनी देर आपने राकेश त्रिपाठी जी नहीं, बिल्कुल आपको भी समय दे रहा हूं सर, लेकिन डिबेट में ऐसे ही होता है। अगर कुछ बातें आती हैं ऑब्जेक्शनेबल तो एंकर टोकता है, या फिर कहीं लगता है कि बीच में सवाल पूछा जा सकता है तो एंकर फिर उसमें बीच में सवाल पूछता है। ऐसे ही होता है सर। किसी पार्टी का मंच नहीं है, ना भाजपा, ना सपा, ना कांग्रेस, कि एक तरफा माइक ओपन कर दे, आप अपनी बात कहते रहिए। नो डियर, आप गलत कह रहे हैं। डिबेट में ऐसा नहीं होता है। डिबेट में ऐसे ही होता है सर, पार्टी का मंच नहीं है। आप अपनी बात रखिए सर। डिबेट की परिभाषा में हम ना घुसे और डिबेट कैसे कंडक्ट कराना है ये मेरी जिम्मेदारी है। राकेश जी की बात का जवाब दिया जाता हूं। राजकुमार जी को बोलने दिया जाए क्योंकि अब इस पर करेंगे कि डिबेट कैसे हो तो फिर समय निकल जाएगा। जवाब दीजिए। देखो, अवधेश जी को भी रहम आ गया मेरे ऊपर क्योंकि आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। नहीं, वो टाइम की वैल्यू कर रहे थे और मैंने पहले ही उसको बात को बोल दिया। आप कर रहे हैं डिस्टर्ब तो। अरे अब जवाब दीजिए ना सर, या तो बोल दीजिए जवाब नहीं है, आप जवाब दीजिए ना राकेश जी की बात का। पांडे जी, पहले आप सुनिए, आप ये इसकी रिकॉर्डिंग देखना, आपको शर्म आएगी। आपने तीनों प्रवक्ताओं को टोका है, कांग्रेस के प्रवक्ता को भी। आपके पास जवाब नहीं है? आप मुझे डिबेट की परिभाषा सिखाएंगे? आप मुझे डिबेट की परिभाषा सिखाएंगे? यार, आप मुझे डिबेट की परिभाषा सिखाएंगे क्या? अरे आप छोड़िए इन बातों को। राजकुमार भाटी जी, क्या हुआ नहीं हुआ आप जवाब देंगे राकेश त्रिपाठी जी की बात का, या मैं आगे बढ़ूं? आप अगर मुझे बोलने देंगे तो बोलिए ना सर, बोल तो रहा हूं। आप कोई बात नहीं, आप सीधे जवाब दीजिए। यार, सीधे उल्टे का क्या मतलब? आप इतना अहंकार क्यों होता है एंकर के अंदर? क्या हम पे कोई उंगली नहीं उठाएंगे? आप तो लगातार बदमाशी करेंगे शो में, विपक्ष के प्रवक्ताओं को बोलने नहीं देंगे। नहीं, ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। आपको जवाब भाटी जी भी थोड़ी देर में डिबेट भी छोड़ देंगे। नहीं, आपको जवाब नहीं देना है, मुझे समझ में आ रहा है। सतीश प्रकाश जी नहीं देंगे तो छोड़ ही देंगे, फिर क्या करेंगे? आप
सुने, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, आप सुने तो सही। अच्छा बोलिए बोलिए, अरे थोड़ा गुस्सा शांत करके बोलिए भाई, डिबेट में थोड़ा होता है, आप बोलिए, आप पुराने कार्यकर्ता हैं। सच्चाई है क्योंकि आप अब संयमित। राकेश जी उनको बोलने दीजिए, राकेश जी उनको बोलने। राकेश त्रिपाठी जी एक मिनट, फिर कहेंगे हमको बोलने नहीं दिया गया, सुन लीजिए उनको। राकेश त्रिपाठी जी सुन लीजिए उनको। राजकुमार भाटी जी आपका बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं और बहुत अच्छे नेता भी हैं, हम लोगों के दोस्त हैं, आप बोलने दीजिए। अब थोड़ा गुस्सा आ गया था उनको। ठीक है, चलिए बोलिए। अवधेश जी, किसी को भी गुस्सा आएगा जब इस तरह किया जाएगा, किसी को भी गुस्सा आएगा। अच्छा अब बात कहिए। हम मनुष्य हैं, हम देवता या साधु संत नहीं है। देखिए सुनिए, जितने आरोप इसमें लगाए गए, सतीश प्रकाश जी ने कहा आप एकदम उबल के पड़े, उनके ऊपर बोलने नहीं दिया आपने सतीश प्रकाश जी को। जिस दिन हिमाचल प्रदेश के चुनावों की तारीख घोषित की गई थी, चुनाव आयोग ने कहा था कि हिमाचल और गुजरात की काउंटिंग एक ही दिन होगी, लेकिन गुजरात की डेट हम बाद में घोषित करेंगे। उस बात को आपने इतना जोर लगा दिया कि नहीं, गलत बोल रहे हो आप, गलत बोल रहे हो। आप उठा के देखिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दिन की, उन्होंने कहा था काउंटिंग एक ही दिन होगी, 8 दिसंबर को। दूसरी बात, जो माननीय राकेश त्रिपाठी जी कह रहे थे, बिल्कुल अवधेश जी मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैंने सर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग यहाँ थे टीवी पर। रिकॉर्डिंग। अच्छा आप बोल दीजिए, मैं उत्तर आगे बढ़ते हैं। जो राकेश जी कह रहे थे कि आरोप लगाते हैं, इसका मतलब ये हार रहे हैं। चुनाव आयोग के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी कि गोयल साहब को 24 घंटे के अंदर कैसे उनकी फाइल पास हो गई। इतनी जल्दबाजी क्या है, बिजली जैसी तेजी कैसे दिखा रहे हो आप? इस तरह के चुनाव आयोग नियुक्त करते हो। निष्पक्ष आदमी चाहिए चुनाव आयोग में, मेरे शब्द नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के शब्द हैं। तो सुप्रीम कोर्ट भी चुनाव हार रहा है क्या? सुप्रीम कोर्ट भी इनके कार्यविधि पर पाबंदी लगा रहे हैं, आपत्ति कर रहे हैं। पुलिस का मैंने आपको बता ही दिया कि यादव अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए। ठीक है, मैं आता हूं राजकुमार भाटी जी, मजबूरी है थोड़ी सी आपको रोकना। गुजरात से एक बड़ी तस्वीर आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी अपनी मां से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें, प्रधानमंत्री मोदी का वाहन और अंदर अपनी मां से मिलने के लिए। लगातार जबरदस्त तरीके से गुजरात चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी और पूरी बीजेपी ने अपनी ताकत झोंकी। लगातार ताबड़तोड़ रोड शो हुए, सबसे बड़ा अभी तक का रोड शो भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया। और जब भी समय मिलता है, गुजरात के दौरे पर होते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी समय निकालकर मां से मिलने जरूर पहुंचते हैं। और अब जबकि चुनाव प्रचार का शोर समाप्त है, कल दूसरे चरण का मतदान है 93 सीटों पर, तो उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं अपनी मां से मिलने के लिए। तो यह एक बड़ी तस्वीर इस वक्त की। लगातार ताबड़तोड़ रैलियां, रोड शो और पूरी तरीके से दूसरे दौर के चुनाव में कैसे मोमेंटम सेट कर दिया जाए, कैसे एक माहौल बने। और प्रधानमंत्री मोदी का खुद मौजूद होना गुजरात में वो अपने आप में एक बड़ा फैक्टर होता है। और इसीलिए उनके चुनावी कार्यक्रम उस हिसाब से तय किए गए थे। 50 किलोमीटर करीब लंबा रोड शो, उसके अगले दिन 15 किलोमीटर लंबा रोड शो। और अब जबकि चुनाव प्रचार समाप्त है और दूसरे और आखिरी दौर का मतदान है, तो अपनी मां से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। चलिए फिर से डिबेट पर आते हैं। भाटी जी अपनी बात पूरी करिए। नहीं, मुझे केवल इतनी बात पूरी करनी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है, वहां पर पहली बात तो राकेश जी ने कहा कि प्रेम सिंह साख की बहुत वोट बढ़ी, बहुत वोट परसेंटेज बढ़ा, बहुत मजबूत होते जा रहे थे, फिर उन्हें हटा क्यों दिया? उन्हें चुनाव लड़ाते। आप तो समाजवादी पार्टी से आदमी लेकर चुनाव लड़ा रहे हो। आपको तो भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता नहीं मिला चुनाव लड़ने के लिए। हमसे तो कह रहे हैं जिसे समाजवाद की अच्छी समझ होती, वो अवधेश जी कह रहे थे, जिसे समाजवाद की अच्छी समझ होती उसे लड़ाते। और आप समाजवादी पार्टी से ही लाके प्रत्याशी लड़ा रहे हो आयातित करके। माननीय मुलायम सिंह यादव, ये तो शिवपाल यादव के शिष्य हैं जो इन्होंने कैंडिडेट बनाए हैं और समाजवादी पार्टी के व्यक्ति रहे हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है, तो पुलिस को दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं? हमारे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, विधायक स्तर के लोगों को घरों पे जा जाके धमका रहे हैं पुलिस के अधिकारी कि घर से बाहर नहीं निकलोगे, पोलिंग सेंटर तो इसका कोई वीडियो सामने आया कि पुलिस के अधिकारी धमका रहे हैं? अब ये आपका काम है, ये मेरा काम नहीं। अरे क्यों मेरा काम है? जिम्मेदार आदमी हूं क्या? हर आदमी के हाथ में स्मार्टफोन है, वीडियो बना लेते, सोशल मीडिया का दौर है, दिखा देते। राकेश आप महान एंकर हैं, बीजेपी के खिलाफ आगे नहीं, बात नहीं है ना। अब मैं फिर माहौल बनाता है। सुनिए, विपक्ष एक, राजकुमार जी आपका समर्थन देखिए, विपक्ष एक सरकार पर दबाव बनाने के लिए कि चुनाव में सरकारी दुरुपयोग न या सरकार का प्रभाव न पर, यह सब आरोप लगाता है। ये कोई पहली बार चुनाव में नहीं हो रहा है, होगा ही होगा। भारतीय जनता पार्टी इस समय शक्तिशाली है, तो आरोप उसी पर लगेगा।
जो शक्तिशाली होता है आरोप लगता है, विपक्ष का काम है। लेकिन अब हम लोग थोड़े स्वीकार कर लेंगे कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जाएगी और कहेगी कि भैया वोट मत डालो, ये तो हम स्वीकार नहीं कर सकते। इसीलिए स्वीकार नहीं किया तो सवाल पूछा तो भाटी जी को बात गलत लगी। हम लोग भी उत्तर प्रदेश सरकार के ठीक है, केबी त्रिपाठी साहब आप कुछ कह रहे हैं? जी राकेश जी, बहुत देर से मौका मिला, फिर बता रहा हूं, मैं मैनपुरी का ही रहने वाला हूं, गांव विधानसभा का वोटर हूं। आपको वहां की हकीकत बता रहा हूं कि हो क्या रहा है। आप बहस में बैठ के चाहे जो भी कह लें, लेकिन जमीनी हकीकत यही है। अगर जो कोई वीडियो बना लिया जाएगा तो पूरे घर परिवार को दुरुस्त कर दिया जाएगा। इस तरह से उत्तर प्रदेश का प्रशासन काम कर रहा है। राकेश जी मुस्कुराएंगे मंदिर मंदिर, ठीक है, आपकी डबल इंजन की सरकार है, पूरी तरह से लोकतंत्र को आपने अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा है, लेकिन बहुत दिन ये मुट्ठी बंद नहीं रहेगी, खुलेगी, और ये खोलने की तैयारी पूरी तरह से चल रही है। जहां तक अभी बहस की बात थी कि समाजवादी पार्टी हार रही है इसलिए एजेंसियों पे आरोप लग रहा है, ये परिणाम की भूमिका तो जिस दिन निर्वाचन आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसी दिन आपने तय कर दी थी। आपको सारे आंकड़े पता है। अभी राकेश जी जब बता रहे थे कि भाजपा की जीतने के आधार वहां पे क्या है, तो ये पूरे जातिगत आंकड़े दे रहे थे, लेकिन जैसे ही सतीश जी ने बोला तो ये दूसरी पार्टियां जाति की राजनीति करती हैं। राकेश त्रिपाठी जी की पार्टी तो अगर जो जात की राजनीति नहीं करती है तो अभी आंकड़े दे रहे थे कि हमारे प्रत्याशी सात कितने प्रतिशत है, फलां जाति कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत ब्राह्मण है। अगर जो आप ये नहीं करते तो आप यहाँ पंजीरी बांटने के लिए बैठे हुए हैं। राजनीति तो इसी आधार पे आप कर रहे हैं और फिर आप दूसरे को उसी बात पे घेरने लगिए। तो कहीं ना कहीं आपको एक तरफ तो स्वीकार करना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक, मैं पूछ लेता हूं, अगर मैं बोलूंगा तो फिर कहेंगे कि मैं क्यों उस बात का जवाब दे रहा हूं। राकेश जी आपने जातिगत आंकड़े दिए क्या? इसीलिए इतनी देर डिबेट का आपने भी टाइम खराब किया राकेश पांडे जी, बुरा न मानिएगा, थोड़ा तकलीफ होगी सुनने में, लेकिन जैसे ही सतीश जी बोले उन्हें चुप करा दिया गया। हम बोलेंगे हमारे बीच में भी कितना ही टाइम आपने राकेश जी नहीं, केबी त्रिपाठी जी ये एक नया फैशन, मैं राकेश त्रिपाठी जी आता हूँ, केबी जी एक नया फैशन बन चुका है। अपने हिसाब से सवाल ना हो तो एंकर पर सवाल खड़ा कर दीजिए। आपको लगता है कि पर्याप्त समय नहीं मिला तो एंकर पर सवाल खड़ा कर दीजिए। मुझे आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। राकेश त्रिपाठी जी का जवाब लागू करके दिखाते हैं, केवल मन पर कहते नहीं है, तंत्र में लागू कर दिया है। और इसलिए आज जाति के बंधन तोड़कर, मजहब के बंधन तोड़कर लोग अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, भाजपा को वोट कर रहे हैं। ये जाति मजहब के समीकरण दूर हो गए। अभी इस देखिए केबी त्रिपाठी जी इस डिबेट में अभी तक जातिगत आंकड़ा किसी ने नहीं बोला है। मैं बोल सकता था, मेरे पास है, मैंने भी नहीं बोला। राकेश जी या राजकुमार भाटी किसी ने नहीं बोला है जातिगत आंकड़ा। पता नहीं आपने कहां से सुना? नहीं, राकेश त्रिपाठी जी ने बोला था वो साक के हैं और साक के वोटर वहां चाहते थे। नहीं, हम लोग नहीं आए। नहीं, आप अननेसेसरी खींच रहे हैं डिबेट को। ठीक है, ठीक है। सतीश प्रकाश जी आप कुछ बीच में इनका टेलीफोन कहीं और जुड़ गया किसी दूसरे चैनल पर। नहीं हो सकता है व्हाट्सएप पर कुछ आया हो सकता है कि व्हाट्सएप पर भी कुछ आया हो। सतीश प्रकाश जी व्हाट्सएप की खबर नहीं है, एक अखबार है जिसका नाम अगर आप अलाउ करोगे तो मैं नाम ले भी सकता हूं। उसमें बाकायदा एक खबर छपी, मैनपुरी में 14 गांव जो ठाकुर बाहुल्य गांव है, उन्होंने बाकायदा डिंपल जी को एक पगड़ी बांधते हैं। हमारे यहाँ पगड़ी बड़ा महत्वपूर्ण होता है पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलाके में, और बाकायदा उनको तलवार भेंट करी। ये खबर मेरी नहीं है, ये उस अखबार की खबर है। एक बात। दूसरी बात, चुनाव आयोग का दुरुपयोग कैसे हो सकता है? ये आपने अभी जो खबर दिखाई है, देश के प्रधानमंत्री जी है, वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, देश के प्रधानमंत्री जी है, वो वायलेशन कर रहे हैं। चुनाव आयोग का वायलेशन ठाकुर है और समाजवादी पार्टी क्लेम कर रही है वो यादव है। आप तो कंफ्यूज कर रहे हैं भाई, मतदाताओं को कंफ्यूज कर रहे हैं चुनाव से एक दिन पहले कि डिंपल जी की जाति क्या है। मत करिए ये सब भाई। राजस्थान के अंदर चुनाव था तो ये बाकायदा चुनाव के बंद होने के बाद शिव की भक्ति में चले जाते हैं और चुनाव को प्रभावित करते हैं। चुनाव आयोग को संज्ञान देना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी अगर अपनी माता से मिलने जा रहे हैं, रात के 12 बजे तक कोई भी खबर किसी भी चैनल के ऊपर नहीं दिखाई जानी चाहिए। ये मान लीजिए, ये कहीं ना कहीं संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर जो लोगों का विश्वास है वो खत्म हो जाएगा। मेरा कहना यह है कि चुनाव आएंगे चले जाएंगे, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर लोगों का विश्वास बना रहना चाहिए। प्रधानमंत्री जी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, प्रचार करना चाहिए, लेकिन चुनाव का टाइम, प्रचार का टाइम अगर खत्म हो गया है और कोई भी व्यक्ति, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो चाहे वो प्रधानमंत्री हो, उनको इस बात से बचना चाहिए कि वोटर को आप प्रभावित मंदिर भी ना जाए, पूजा पाठ भी ना करे। राकेश त्रिपाठी जी इस बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप माता जी और पिताजी और बहन जी और ये पूरा का पूरा परिवार सतीश प्रकाश जी
क्या क्या तर्क लेकर आ रहे हैं। कोई व्यक्ति अपनी मां से नहीं मिलेगा, अपने परिजनों से नहीं मिलेगा, अपनी दैनंदिन गतिविधियां नहीं संचालित करेगा, ये कैसे बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात से वोटर हैं, वो गुजरात के रहने वाले हैं, और गुजरात के चुनाव प्रचार के दौरान अगर वो अपनी मां से मिलने के लिए गए हैं तो इस बात को लेकर के आप आपत्ति व्यक्त करेंगे, आप मां से मिलने पर आपत्ति व्यक्त करेंगे। ये बात आज देख रहे दर्शक देख रहे हैं कि किस किस प्रकार की मीमांसा की जा रही है। प्रधानमंत्री की मां से मिलने पर आपत्ति की जा रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है, शर्मनाक है। इस वक्तव्य की घोर शब्दों में निंदा करता हूं। जब किसी भी पुत्र को उसकी मां से मिलने पर भी आपत्ति व्यक्त करता हूं, और देश का कोई कानून, कोई आचार संहिता किसी पुत्र को अपनी मां से मिलने से नहीं रोक सकती है। और देख रहे दर्शक इस बात को समझ रहे होंगे कि आज विपक्ष की हताशा, विपक्ष की निराशा किस स्तर पर चली गई है कि वो पुत्र की मां से मिलने पर भी आपत्ति व्यक्त कर रहा है। ये चुनाव आयोग का अपमान है। आपने चुनाव प्रचार बंद होने के बाद में अरे इसमें संविधान कहाँ रोक रहा है भाई? मां से लोग मिलने में बेटे को संविधान रोक रहा है। कहां से संविधान, कौन सा संविधान लेकर आए? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में तो ये बात नहीं लिखी हुई है। ये कौन सा संविधान बता रहे हैं? संविधान से चलता है, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से चलता है। यहाँ सरकारें आएंगी चली जाएंगी। अरे भाई संविधान में कहीं नहीं लिखा है किसी मां को उसके बेटे से मिलने से रोक दिया जाए, ये कहीं संविधान में नहीं लिखा है। ये कोई आचार संहिता में नहीं आता है। और अगर ऐसी आचार संहिता और ऐसा संविधान है तो उसको नकारा जाना चाहिए, जो मां और बेटे को मिलने से रोकता हो, जो इस पर आपत्ति उत्पन्न करता हो। लोगों को समझाइए कि अब चुनाव प्रचार का समय खत्म हो। अरे कौन सा चुनाव प्रचार नजर आया सतीश प्रकाश जी? सतीश प्रकाश जी, ये एक फैशन बन चुका है कि व्यक्तिगत हमले किए जाएं। पहले प्रधानमंत्री मोदी की मां पर हमला किया जाए, आपत्तिजनक टिप्पणियां की जाए, और उसके बाद अगर वो मां से मिलने जाते हैं और वो तस्वीर दिखा गई, उस चीज से आपकी दिक्कत है। मां से मिलने का समय आपको भाटी जी आया है क्या? है ना, हम नहीं, कहीं ये लिखा हुआ नहीं है। भाटी जी, ये हताशा है। ठीक है भाटी जी, ये हताशा है। और क्या आप मानेंगे कि ऐसी टिप्पणी की जानी चाहिए? राकेश त्रिपाठी जी कह रहे थे जातिवाद जातिवाद जातिवाद, समाजवादी पार्टी जातिवाद करती है, भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। इस मैनपुरी उपचुनाव के साथ साथ खतौली में भी विधानसभा का चुनाव हो रहा है। खतौली में कल ही भारतीय जनता पार्टी ने गुर्जर समाज की पंचायत की और इनके तमाम मंत्री विधायक और वो उसमें मौजूद थे। तमाम अखबारों में, आज के अखबारों में खबर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और उसके वीडियो है। आप कहें तो मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। कल भारतीय जनता पार्टी ने कल की तारीख में खतौली में गुर्जर समाज की पंचायत करके अपने प्रत्याशी के लिए समर्थन की घोषणा कराई उनसे। ये कहते हैं कि हम जातिवाद नहीं करते। लखनऊ में इन्होंने अलग अलग जातियों के सम्मेलन किए, अलग अलग जाति। नहीं भाटी जी, देखिए, ये कोई पार्टी कहे कि वो जातियों की बातचीत नहीं करती हो, मैं नहीं मानूंगा। तो आप जब ये बोल रहे थे तब टोकते हैं? नहीं, मैं तब भी टोक रहा था। आपको सुनाई नहीं दे रहा है, कई बार आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है। राकेश त्रिपाठी जी, स्पष्टीकरण कर दूं, मैं एक स्पष्टीकरण कर दूं। देखिए, हम जातियों को नकार नहीं रहे हैं राजकुमार भाटी जी, हम जाति को नकार नहीं रहे हैं, हम जाति को स्वीकार कर रहे हैं, और हर जाति तक अपना हम पहुंच बना रहे हैं। हर जाति के साथ हम संवाद कर रहे हैं, और हर जाति से वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। हम कोई जाति विशेष का समीकरण बना करके, कोई जाति विशेष के आधार पर हम चुनाव में नहीं जाते। हम सबका साथ, सबका विकास की बात कर रहे हैं, सबका विश्वास और सबके प्रयास की बात कर रहे हैं। किसी जाति का सम्मेलन में जाना या वहां वोट की अपील करना, इस पे कोई आपत्ति तो नहीं है। ये तो गैर संवैधानिक नहीं है। अच्छा, एक चीज बता दीजिए राकेश त्रिपाठी जी, एक मिनट। जाति के आधार पर वोट की अपील करना। भाटी जी, एक चीज बता दीजिए, खतौली और रामपुर में अखिलेश यादव कितनी बार प्रचार के लिए गए? ये हमारी पार्टी तय करेगी किसको कितनी बार गए आप? नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं क्यों गए नहीं गए, मैं पूछ रहा हूं, मेरे पास जानकारी नहीं है। खतौली और रामपुर में मैं अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा हूं, अखिलेश यादव अभी तक कितनी बार प्रचार के लिए गए? दोनों जगह एक एक बार गए। और मैनपुरी में? मैनपुरी उनका अपना क्षेत्र है, मैनपुरी में उन्होंने, मतलब मैनपुरी में तो रह ही रहे हैं, स्वाभाविक है। उनका गृह क्षेत्र है, उनका गांव पड़ता है उसी लोकसभा क्षेत्र में। नेता बनाकर रख दिया, उनकी जन्मस्थली पड़ती है, नेता बनाकर रख दिया। स्वाभाविक है मुलायम सिंह की विरासत को लेकर के कहां तक पहुंचा दिया अखिलेश जी ने। मुलायम सिंह यादव जी राष्ट्रीय पार्टी बना रहे थे, राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और हम मैनपुरी का कह रहे क्षेत्र के नेता हैं, क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। इसलिए ठीक है अवधेश जी, एक बार खतौली, रामपुर, मैनपुरी में डेरा। नहीं, जाहिर है कि रामपुर और खतौली उनके लिए उस प्रकार के अस्तित्व के प्रश्न से नहीं जुड़ा है। तो इस समय मैनपुरी उनके लिए, जैसा हमने उसकी व्याख्या की, वहां रहेंगे। इसके पहले भी वो रामपुर लोकसभा चुनाव के समय भी उनका यही था। आजमगढ़ चुनाव के समय अपने भाई तक के लिए वो प्रचार करने नहीं गए। तो अखिलेश यादव
के नेतृत्व पर इसीलिए प्रश्न उठता है कि उनके रणनीतिकार और सलाहकार कौन है जो इस प्रकार की सलाह उनको देते हैं। चुनाव कोई हारे जीते, नेता को जाना ही चाहिए। मान लीजिए योगी आदित्यनाथ वहां जा रहे हैं चुनाव प्रचार करने, कल को बीजेपी हार जाती है तो क्या यह माना जाएगा कि हो गया अब योगी आदित्यनाथ के जाने से हार गया? ऐसा नहीं होता है। पार्टियां हारे जीते, समाजवादी पार्टी इस समय मैं ये मान रहा हूं कि नीति के स्तर पर, रणनीति के स्तर पर बिल्कुल दिशा भ्रम का शिकार है। पराजय के बाद वो समझ नहीं आ रहा है और अखिलेश यादव के इर्द गिर्द ऐसे रणनीतिकार सलाहकार भरे पड़े हैं जिनको इसी तरह से वो सुझाव देते हैं कि फलाने जगह जाना है, नहीं जाना है। और समाजवादी पार्टी की भी हालत यह है कि जो अच्छे लोग, जो समझ बूझ वाले उनको सुझाव दे सकते हैं, उनका अभी भी लोग कहते हैं सत्ता से दूरी होती है, उनका अखिलेश यादव तक पहुंचना जरा कठिन है। ये एक स्वाभाविक परिस्थिति है। लेकिन एक चीज मैं यहां पर थोड़ा सा रोकता हूं, और ये गड़बड़ी या फिर ये दूरी या फिर ये रणनीति में कमी क्या आपको यूपी के उपचुनाव से लेकर गुजरात तक भी नजर आती है? कल 93 सीटों पर वहां पर भी मतदान है, बीजेपी का प्रचार एक और बाकी पार्टियों का प्रचार एक और। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी आप जानते हैं कि छोटा सा छोटा चुनाव भी उसी तरह लड़ती है जैसे राष्ट्रीय चुनाव लड़ती है। उसने अपना कैरेक्टर स्पष्ट कर दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास देखिए सबसे बड़ी पार्टी है, इतना व्यापक संगठन है, 2500 संगठन, 30 संगठन उस परिवार के अंदर हैं। तो जाहिर है कि उसका चुनाव प्रचार जो होगा उसके पैरेलल दूसरी पार्टियों को उतने संगठन खड़ा करना अभी बहुत दूर की कौरी है। वो संभव नहीं लगता है क्योंकि कोई पार्टी उस ढंग से अपने संगठन पर ध्यान देती ही नहीं है। हमारी विचारधारा, हमारा संगठन, सतत जागरूक रहना, छोटे चुनाव में गृह मंत्री तक का जाना और प्रचार करना, सड़क पर उतर के पर्चे बांटना, ये कहां हो पाता है? प्राइम मिनिस्टर का सर्किट हाउस में रुक करके वहां के परिचित नेताओं से बुला करके मिलना, बात करना, बैठना, ये सब केवल ऐसे चुनाव नहीं जीत रही है बीजेपी जो अट्रैक्ट करती है। ठीक है, लेकिन ये बातें शायद भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह के नेतृत्व में भारतीय राजनीति के चेहरे को, चरित्र को, व्यवहार को, शब्दावलियों को काफी हद तक चेंज किया है। कुछ पार्टियों ने सीखा है, नवीन पटनायक ने सीख लिया है कि नरेंद्र मोदी पर अटैक नहीं करना है, आराम से वो शासन करते हैं। ठीक है, चलिए मैं रोकता हूं। बाकी पार्टियां समाजवादी, अब हो सकता है कि भारती जी को, सतीश प्रकाश जी को ना अच्छा लगे, लेकिन ये तस्वीर तो दिखाना है। प्रधानमंत्री मोदी का वाहन जब बाहर मौजूद था उस दौरान हमने बताया कि पहुंचे हैं, अंदर की तस्वीर आ गई है। मां से मिलने पहुंचे, पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया है। गुजरात चुनाव प्रचार कल शाम ही समाप्त हो गया। कल दूसरे चरण का मतदान है। 93 सीटें हैं और बीजेपी का दावा है कि अब इस बार जीत तो तय है लेकिन रिकॉर्ड सीटें मिलेंगी और रिकॉर्ड सीटों से एक अलग संदेश जाएगा। और पॉलिटिकल एनालिस्ट मानते हैं कि यहां से अगले चुनाव का यानी 2024 का प्लॉट भी तैयार होगा। तो यह तस्वीर आई है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इतना ही है। इसी तस्वीर के साथ वक्त यहां पर ब्रेक का।